सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी होता है मंजिल पाने के लिए। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के बाद रेगुलेटिंग एक्ट में जो सुधार किया गया किस किस कानून के माध्यम से किया गया। सबसे पहले 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, बंदोबस्त कानून, जिसके द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया। कलकत्ता की सरकार रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए कानून बनाती ही थी कलकत्ता की सरकार। तो इसमें एक और व्यवस्था की गई कि सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्ति थी उसे सीमित कर दिया गया, राजस्व अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। देखिए, बंदोबस्त कानून के बाद एक है डंडाज अधिनियम 1783 ईस्वी में आता है। डंडाज अधिनियम के बाद नवंबर 1783 ईस्वी में एक और अधिनियम आता है जिसे फाक्स का भारतीय अधिनियम कहा जाता है। लेकिन ये दोनों लोग लॉर्ड फाक्स और लॉर्ड नॉर्थ की गठबंधन की सरकार थी। ये सरकार अपने ये दोनों अधिनियमों को पारित नहीं करवा पाया, और क्योंकि पारित नहीं करवा पाया और सरकार भी गिर गई, इसके बाद 1783 ईस्वी में पिट्स की सरकार बनी। पिट्स 23 साल की उम्र में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया। पिट्स प्रधानमंत्री बनते ही 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। अपने नाम से पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। अब देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारी गड़बड़ियाँ थीं। इन्हें दूर करने के लिए सबसे पहले 1781 ईस्वी में बंदोबस्त कानून आया, 1783 ईस्वी में डंडाज का अधिनियम आया। इसके बाद 1783 ईस्वी में नवंबर में ही फाक्स का भारतीय अधिनियम आया, लेकिन तो ये सब सक्सेस नहीं हुए, सब बेकार हो गए। बंदोबस्त कानून कुछ हद तक सही था। इन सब के बाद देखिए, ब्रिटेन में थी सरकार गठबंधन की 1783 ईस्वी में, वहाँ गठबंधन की सरकार गिर गई। पिट्स जो था वहाँ का नवनिर्वाचित युवा प्रधानमंत्री बना, महज 23 वर्ष की उम्र में, 23 या 24 वर्ष की उम्र थी उसकी। तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ गया। बनते ही उसने सबसे पहले पिट्स इंडिया एक्ट को भारत में लागू किया। ब्रिटिश संसद ने लॉर्ड ऑफ हाउस इसे सर्वसम्मत से पारित कर दिया गया और पिट्स इंडिया एक्ट बन गया। पिट्स इंडिया एक्ट में ये प्रावधान था, इसमें कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य को अलग कर दिया गया। पहले कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते थे वही सारा कार्य देखते थे, व्यापार का कार्य, राजनीति का कार्य। लेकिन तो अब अलग कर दिया गया, व्यापार का कार्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही देखेंगे ही, लेकिन अब राजनीति का कार्य जो देखने वाला संगठन था उसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में शायद 6 सदस्य थे, जिसमें से 2 सदस्य थे ब्रिटेन के जो मंत्री पद के थे वो थे, जैसे कि ब्रिटेन के विदेश सचिव, ब्रिटेन के अर्थमंत्री, और 4 सदस्य सम्राट द्वारा प्रिवी काउंसिल के सदस्यों से नियुक्त किए जाते थे। तो इनका कार्य सिर्फ था राजनीतिक कार्य, कंपनी के राजनीतिक कार्यों को देखना, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे उनका काम सिर्फ व्यापार को ही देखना था। अब देखिए, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी आती थी। बम्बई प्रेसिडेंसी के अधीन 4 जो थे कार्यकारी परिषद था, और मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन भी 4 कार्यकारी परिषद थे, और बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन भी 4 कार्यकारी परिषद थे। जबकि बंगाल जो था, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वे, उनका काम ये था कि वे मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल को पकड़ बनाए रखें। अब देखिए, बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन जो उनका कार्यकारी परिषद था उनमें सदस्यों की संख्या 4 थी, उसे घटाकर 3 कर दी गई। और इसके साथ पिट्स इंडिया एक्ट में ये भी प्रावधान किया गया कि इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई, इसलिए जो अंग्रेज अधिकारी भारत में अवैध काम कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। और इसके साथ ही जो भ्रष्टाचार था, जैसे उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि कोई अंग्रेज अधिकारी भारत में किसी देसी रियासतों से उपहार नहीं लेगा। आप जो है, अगर हम नमक का दरोगा देखें, मुंशी प्रेमचंद की रचना नमक का दरोगा, उसमें थे एक अंग्रेज अधिकारी था, दरोगा था। वह जो है रिश्वत नहीं लेता था, लेकिन उसके अन्य साथी जो थे वो बहुत रिश्वत लेते थे। लेकिन तो जो नमक का दरोगा में मेन लीड किया है, हीरो का एक रोल किया है, वह जो है बहुत ईमानदार नेता था। उसके खिलाफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में जो इंग्लैंड में स्थापना की गई थी न्यायालय में, उसके खिलाफ नहीं, जबकि उसके साथी जो लोग कर लेते थे, जो लोग घूस लेते थे, उनके खिलाफ इंग्लैंड में जो स्थापित हुआ था उसमें जो है मुकदमा चलाया जा सकता था उनके खिलाफ। तो कहने का मतलब यही है, अगर हम नमक का दरोगा देखें तो इससे यही पता चलेगा कि अंग्रेज अधिकारी जो थे
अंग्रेज अधिकारी मतलब भारतीय भी थे जो अंग्रेजों को अधीन होकर कार्य करते थे, वो लोग घूस लेते थे, उनके खिलाफ भी मुकदमा चलाया जा सकता था। उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, मतलब यही कि आप उपहार मतलब रिश्वत मत लीजिए। और इसके साथ ही साथ एक और प्रावधान इसमें ये था कि अगर कोई अंग्रेज अधिकारी किसी राज्य को कब्जे में लेना चाहता है या उससे युद्ध करना चाहता है, सबसे पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से आज्ञा लेना पड़ेगा कि हम जो है आक्रमण करें कि ना करें, क्योंकि सारे काम ठीक ठाक से चल रहे हैं, व्यापार अच्छे से चल रहा है, बीच में आक्रमण करके सारे व्यवस्था ख़राब कर देंगे आप, इसलिए आज्ञा लेना पड़ रहा था। क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं, लिए तो नहीं लोग किसी से, सब अटैक करते रहे, लेते रहे जितना मर्जी चाहा, और भारत की कमजोरियों के कारण धीरे धीरे भारत में जो है अंग्रेज़ों का राज फैल गया। इस प्रकार 1784 ईस्वी का ये पिट्स इंडिया एक्ट था। इसके बाद 1786 ईस्वी में एक और अधिनियम आया, जिसमें ये प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल विशेष परिस्थिति में अपने जो कार्यकारी परिषद थे उसके सिफारिशों को निरस्त कर सकते हैं, अपने मनपसंद का कार्य कर सकते हैं। इसके बाद फिर 1793 ईस्वी में चार्टर एक्ट आया। इसके बाद 1793 ईस्वी का चार्टर कोई विशेष प्रावधान नहीं था। और इसके बाद 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट अधिनियम आया। 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट अधिनियम आया, जिसमें एक मुख्य प्रावधान ये किया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। मतलब केंद्रीकरण का प्रावधान जो है सबसे बेहतरीन उपाय इसी में आया कि 1833 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। और इसके साथ साथ अगर कंपनी ने कोई भर्ती निकाली है, कोई जो है पद की वैकेंसी निकाली है, तो उसमें यह है कि किसी से धर्म, जाति, वंश या मूल स्थान, जन्म स्थान से कोई मतलब रंग भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा अधिनियम में था, लेकिन तो होता नहीं था। अंग्रेजी ही नौकरी पाते थे, जो भारतीयों को कम नौकरी दी जाती थी। और इसके बाद एक 1843 ईस्वी में इसी अधिनियम के तहत 1843 ईस्वी में एक प्रावधान ये भी था कि दास प्रथा को उन्मूलन कर दिया गया। और फिर इसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट आया। 1853 का चार्टर एक्ट किया। इसके बाद 1857 आते ही 1857 का युद्ध प्रारंभ हो गया। 1857 के जो विद्रोह था, उसमें जब विद्रोह समाप्त हुआ तो अंग्रेज़ सचेत हो गए कि अब ऐसे काम बनने वाला नहीं है। अंग्रेज़ मतलब कंपनी नहीं, जो भारत में थे वो नहीं, ब्रिटेन के लोग, वो लोग समझ गए कि अब ऐसे काम बनने वाला नहीं है। अब हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे हम अभी भारत में कम से कम 100-150 साल तक रह सकें। उन्होंने क्या किया, कंपनी से सारे अधिकार छीन लिए। अब जो है भारत पर नियंत्रण सीधे ब्रिटेन की संसद का था। इस प्रकार 1857 के बाद कंपनी को सिर्फ व्यापार करने का अधिकार दिया गया और सारे प्रशासनिक व्यवस्था, युद्ध वगैरह सब, सैनिक सामान या फिर सैन्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, नागरिक सिविल सर्विसेज, सब कुछ मतलब ब्रिटेन की संसद ने अपने हाथ में ले लिया। और फिर इसके बाद धीरे धीरे ये सब कब्जा करते चले गए भारत में। बस साथियों, आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे। 1857 के बाद तमाम प्रशासनिक परिवर्तन हुए। इन सब बातों की चर्चा हम एक अलग से जब हिस्ट्री का चैप्टर कवर करेंगे तो उसमें पूरा अच्छे से विस्तार से बताया जाएगा कि 1793 का चार्टर एक्ट अधिनियम क्या था, इससे भी क्वेश्चन क्या आते हैं, मतलब सारे कुछ बताए जाएंगे। बस हमारा उद्देश्य है जल्दी से जल्दी हमें संविधान तक पहुंचना। इसके बाद वहां से आपका और इंटरेस्ट होने वाला है। साथियों नमस्कार।